तो हम पढ़ रहे थे क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें हमारा चल रहा था चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इससे रिलेटेड हम कुछ टॉपिक पहले ही पढ़ चुके हैं। हम पढ़ चुके हैं इसका इंट्रोडक्शन, और हम पढ़ चुके हैं किसी भी चार्ज पार्टिकल की किसी भी मैग्नेटिक फील्ड बी में मूवमेंट किस प्रकार से होती है, और उस मूवमेंट से रिलेटेड हम कुछ टर्म वेलोसिटी, उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसको हमने एंगुलर वेलोसिटी भी बोला, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, और उस चार्ज के द्वारा पर राउंड में यानी कि हर चक्कर में चली गई दूरी भी हम निकाल चुके हैं। तो ये चीजें हम सीख चुके हैं। आज हमने नया टॉपिक पढ़ना है इस चैप्टर से रिलेटेड, जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट, या फिर बायो-सैवार्ट लॉ भी इसे हम कह सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड किसी करंट एलिमेंट के कारण, यानी कि कोई हमारे पास स्ट्रेट वायर है, एक कंडक्टर है, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ये ऑस्टर्ड ने हमें बता चुके हैं। ऑस्टर्ड देखो, ऑस्टर्ड ने क्या बोला था कि अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग वायर है, यानी कि एक करंट कैरिंग वायर जिसमें करंट फ्लो हो रही है, उसके आसपास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है उसके चारों तरफ अपने आप। अब वो मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कितना होता है, कितने मैग्नीट्यूड का मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसको एवोल्यूट करने के लिए बायो-सैवार्ट ने एक लॉ दिया, जिसको हम बायो-सैवार्ट लॉ भी कहते हैं, और उसी के बारे में हमने यहाँ पे सीखना है। यानी कि हमारे पास एक वायर होगी, उससे कुछ डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड बी का मैग्नीट्यूड, बी की वैल्यू निकालेंगे। Since Oersted concluded that current carrying conductor in which current is flowing produces magnetic field around it। देखो, अच्छे जानते हैं कि ऑस्टर्ड पहले बता चुके हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर जिसके चारों तरफ जिसमें करंट बह रही है ना, इन विच करंट इज फ्लोइंग प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रही है उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, ऐसा बताया था ऑस्टर्ड ने। बायो एंड सैवार्ट फाउंड द डिपेंडेंसी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द वायर। उसने क्या बोला, बायो और सैवार्ट जो है, ये दो साइंटिस्ट हैं, इन दोनों ने क्या करा भाई, इस मैग्नेटिक फील्ड बी की डिपेंडेंसी को फाइंड आउट किया कि ये किस किस चीज पे डिपेंड करता है, और हमें मैग्नेटिक फील्ड बी जो है वो कितना है कि आर डिस्टेंस अवे किसी भी वायर से निकालना है। दे फाउंड दैट मैग्नेटिक फील्ड डी बी ड्यू टू लेंथ एलिमेंट डीएल। उन्होंने क्या फाइंड आउट करा, देखो उनका लॉ क्या है, उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो वही लॉ है यहाँ पे, बहुत सिंपल है, देखो आपका समझ में आ जाएगा सिंपली। हमारे पास एक देखो वायर है, एक्स वाई एक वायर है, जिसमें आई करंट ऊपर की तरफ को फ्लो हो रही है, दिख रहा है। अब यहाँ पे हमने छोटा सा देखो लेंथ का एलिमेंट ले रखा है, ये डीएल, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब जो लेंथ एलिमेंट है डीएल, इसकी अगर तुम डायरेक्शन देखोगे किस डायरेक्शन में, तो एक हम वो खींच देंगे, टेंजेंट खींच देंगे। तो टेंजेंट ये हो गया, देखो टेंजेंट खींच दिया हमने इस डीएल वाले जो हमारे पास सेक्शन है, यानी कि हमारे पास जो डीएल लेंथ एलिमेंट है, यहाँ पे हमने टेंजेंट भी खींच दिया, जो डॉट डॉट दिखा रखा है ये इस तरीके से, है ना, ध्यान से देखना। ये इस तरीके से, ये जो इसका हमने ये टेंजेंट खींचा है, ये टेंजेंट के लेंथ एलिमेंट डीएल की क्या करेगा, डिस्टेंस को यहाँ पे शो करेगा, क्योंकि इसकी हमें यहाँ पे जरूरत अभी पड़ेगी। तो देखो हमारे पास ये वायर है जिसमें आई करंट बह रही है, इसका एक लेंथ एलिमेंट डीएल है, इस डीएल से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है यहाँ पे, है ना। देखो इस डीएल से, लेंथ एलिमेंट डीएल से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड जो हम निकालेंगे वो किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, वो बायो और सैवार्ट ने बताया। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई, इस डीएल के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं इस पॉइंट पी पे, यानी कि हम स्मॉल लेंथ एलिमेंट के कारण क्या निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या निकलेगा, यहाँ पे स्मॉल ही निकलेगा, बहुत कम निकलेगा। जैसे हम पूरी वायर के कारण इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, तो क्या होगा भाई, डीवी की जगह से डी हट जाएगा, और जो भी हमारे पास डीवी की वैल्यू आएगी उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, सिंपली हमारे पास टोटल वायर के कारण क्या निकल के आ जाएगा, इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ जाएगा। अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, इस डीएल के कारण इस पी पे मैग्नेटिक फील्ड डीबी को कैलकुलेट कर रहे हैं, वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है। ठीक होगी बात। तो हमारे पास ध्यान रखना, डीबी जो है यानी कि इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू किसकी होगी, इस वायर में बहने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ध्यान रखना, इसको कैपिटल आई कर दो, वहां पे कैपिटल आई दिया तो यहाँ पे भी क्या कर दो, इसको कैपिटल आई बना दो। इस तरीके से जहां जहां हमारे पास आई होगा उसको कैपिटल आई कर देंगे, ऐसे। ठीक हो गई बात। अब क्या बोला, जो हमारे पास इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड है, इस डीएल के कारण, इस डीएल लेंथ के कारण, क्योंकि करंट तो पूरी वायर में बह रही, इस डीएल लेंथ एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हमने डीवी कंसीडर किया, और जो डीवी जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ध्यान रखना, करंट जितनी ज्यादा होगी, यानी कि करंट की इंटेंसिटी जितनी हाई होगी, उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पी पे जनरेट होगा। इसी तरीके से डीबी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ एलिमेंट, यानी कि लेंथ जितनी ज्यादा होगी वायर की, मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही ज्यादा हो जाएगा। अभी हमने यहाँ पे छोटी लेंथ ली है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। जैसे हम इस वायर की पूरी लेंथ ले लेंगे, पूरी लेंथ के कारण इस पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, तो उसकी वैल्यू थोड़ी हाई अपने आप निकल के आएगी। नेक्स्ट क्या है, जो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा। अब थीटा क्या है, देखो थीटा इज द एंगल बिटवीन, देखो ये हमारे पास ये जो हमारे पी पॉइंट से मिलाने वाली जो लाइन है, ये है ना, देखो पी पॉइंट से मिलाने वाली जो लाइन है, जो हमने यहाँ पे से यहाँ तक इसको देखा, देखो उसको कुछ नाम नहीं दिया, आप नाम भी दे सकते हैं, इसको ए ले लो, इस बी ले लो, है ना, ए बी। अब ए बी जो लाइन है यहाँ पे, ए बी लाइन क्या है भाई, इस पी पॉइंट से इस लेंथ एलिमेंट को मिला रही है। तो ये इस पी पॉइंट से इस लेंथ एलिमेंट को मिलाने वाली लाइन, पी पॉइंट क्या है भाई, जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, उस पॉइंट को आपने लेंथ एलिमेंट से मिलाया, और लेंथ एलिमेंट
के बीच का एंगल है। क्या है देखो, P पॉइंट से लेंथ एलिमेंट को मिलाने वाली लाइन और लेंथ एलिमेंट के बीच के एंगल को थीटा कहते हैं, और ये वही थीटा है। देखो बहुत सिंपल है, देखो लेंथ एलिमेंट और P पॉइंट से मिलाने वाली जो लाइन है हमारे पास, उसके बीच का जो एंगल है वही थीटा है ना, बहुत सिंपल है, ध्यान रखना है। ये लेंथ एलिमेंट और इस P पॉइंट से मिलने वाली जो लाइन है, इन दोनों के बीच का एंगल ये थीटा है। और ध्यान रखना है, जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है साइन थीटा के, तो dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, ठीक, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और एक चीज और आ गई, इस dB की बात कर रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा, इस पॉइंट P पे वो क्या होता है भाई, यहां से लेके लेंथ एलिमेंट से लेके P पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है, यानी कि R जो है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो चार चीजों पे डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड, ये हमें बायो सावर्ट ने बताया। बायो सावर्ट ने बोला करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ एलिमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और आर यानी कि जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है उस पॉइंट से लेके लेंथ एलिमेंट तक की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। अब ये जो हमारे पास 1 2 3 ये चार इक्वेशन बन गए, इसको नाम दे दो, चाहे आप इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन 2 दे दो, इसको इक्वेशन 3 बना दो, इसको इक्वेशन 4 बना दो, और यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। देखो आई डी एल साइन थीटा ऊपर की तरफ रहेंगे क्योंकि उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और आर स्क्वायर नीचे की तरफ। अब यहाँ पे dB निकल के आ गया, इस पॉइंट P पे क्या निकाल दिया हमने, मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोल दो इसे। देखो ध्यान रखना है यहाँ पे, जो हम जिस हम मैग्नेटिक फील्ड B की बात कर रहे हैं, अभी तो हम यहाँ पे dB देख रहे हैं ना, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं, इस B को हम मैग्नेटिक फील्ड बोल देते हैं। और एक चीज और याद रखना है, इसको हम इंडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी बोलते हैं इसको ना, ध्यान रखना। ये क्या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है, इसको हम इंटेंसिटी नहीं बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड, इसको बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। इट इज नॉट द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है। तो सारी चीजें जोड़ दी, एक कांस्टेंट जोड़ दिया, यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं जिसको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बोला है ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ये चीज हो गई। देखो सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या करा भाई, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, थोड़ा सा अलग कर दिया। कैलकुलेशन क्या अलग करा है यहाँ पे, देखो हम अच्छे से जानते हैं, देखो आर कैप, अगर ये आर कैप है, देखो ये तो यूनिट वेक्टर हो गया है ना, आर कैप क्या है भाई, यूनिट वेक्टर ऑफ आर। इसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, वेक्टर आर अपॉन मॉड आर, इस तरीके से लिख देते हैं, वेक्टर आर अपॉन मॉड आर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो आप आर कैप बराबर जो होता है वो वेक्टर आर अपॉन आर, यानी कि मॉड आर को सिंपल आर भी लिखा जा सकता है। तो वेक्टर आर बराबर क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पे, सिंपल सी बात है, अगर आप वेक्टर आर निकालेंगे तो आर कैप इन आर निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो उन्होंने वेक्टर आर डाल दिया, जैसे यहाँ पे वेक्टर आर डालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, एक आर नीचे भी बढ़ जाएगा। देखो उसमें इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है कि जो हमारे पास यूनिट वेक्टर आर होता है वो आर कैप अपॉन मॉड आर, या फिर आर कैप को हम वेक्टर आर अपॉन आर भी दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे तक तो हम पहुंच गए। देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला है ये dB जो है ये हमने निकाल दिया, इसके पीछे जो है वो आर कैप भी लिखा होगा इस तरीके से। आर कैप क्या है भाई, आर कैप डायरेक्शन दिखाएगा इस मैग्नेटिक फील्ड B का। अगर इस पॉइंट P पे आप मैग्नेटिक फील्ड B का डायरेक्शन देखेंगे तो आर कैप यानी कि इस रेडियस के अलोंग होगा, यानी कि आर के ठीक आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर की तरफ को होगा इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब इस आर कैप की जगह मैंने क्या बोला, वेक्टर आर अपॉन आर रख दो, सिंपल सी बात है, या फिर वेक्टर आर अपॉन मॉड आर बोल दो और मॉड आर को मार लिख देते हैं। इस आर कैप की जगह आपको क्या करना है, इस वेक्टर आर अपॉन आर रखना। तो जैसे आप वेक्टर आर रखेंगे अपॉन आर करेंगे तो नीचे वाला आर स्क्वायर जो है आर क्यूब में चेंज हो जाएगा, और डीएल को हम आर के साथ क्रॉस करके लिख देंगे, क्योंकि डीएल क्रॉस आर बराबर क्या हो जाएगा, डीएल आर साइन थीटा, यानी कि दोबारा से वही चीज निकल के आ जाएगी। तो हमने क्या करा यहाँ पे, इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख दिया। यहाँ पे आप डीबी के ऊपर भी इस तरीके से वेक्टर लगा सकते हैं, ये हमने क्या कर दिया, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म था, बस आर कैप जो है वो इस मैग्नेटिक फील्ड बी का डायरेक्शन दिखा रहा है, और यहाँ पे क्या हो गया भाई, इसका हमने वेक्टर फॉर्म लिख दिया कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल क्रॉस आर, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ए बी साइन थीटा, दोबारा वही चीज आ जाएगी अपॉन आर क्यूब। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू आपको याद रखनी है 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर होती है, बिल्कुल याद रखना यूनिट सहित, यानी कि म्यू नॉट की यूनिट क्या हो गई, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। म्यू नॉट को हम परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस कहते हैं, यानी कि जो हमारे पास करंट कैरी कंडक्टर दे रखा है यहाँ पे फ्री स्पेस में रखा हुआ है, या फिर एयर में रखा हुआ है, यहाँ पे इसको एयर भी आप लिख सकते हैं ना, और एयर आप इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास वायर है वो फ्री स्पेस में या फिर एयर में रखी हुई है, इसीलिए यहाँ पे म्यू नॉट आ गया। और अगर मान लो ये जो वायर है आपके पास, ये वायर फ्री स्पेस या फिर एयर में ना रखकर किसी अनदर मीडियम में रख दें, तो उस केस में जो अगर आप डीबी को कैलकुलेट करेंगे तो इस तरीके से निकल जाएगा म्यू नॉट म्यू आर अपॉन 4 पाई, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, उसी तरीके से यहाँ पे भी आता है। अब यहाँ पे मैं सब हटा के इसे सिंपल लिख देता हूँ, आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, इस तरीके से ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। म्यू आर यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ये भी परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम को हमने वहाँ पे रखा है, या फिर रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम में हमने वो वायर लाके रखी है।
तो ये बात होगी मैग्नेटिक फील्ड की इस पॉइंट पी पे। यही बायो-सैवार्ट का लॉ है जिसको हम इस तरीके से भी एक्सप्रेस करते हैं या फिर इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर देते हैं। अगर आप इस पॉइंट बी पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें, देखो ये तो बायो-सैवार्ट का अगर लॉ आएगा तो इतना तो लिखना है, उसमें जितना एक्सप्रेशन जितना एक्सप्लेन हमने यहाँ पे किया है इतना एक्सप्लेन इसको कर देना है फिगर के साथ। अगर आप इस पॉइंट पी पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें तो आप कुछ नहीं करेंगे, सिंपल इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे और लिख देंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा भी लिख रहा है अपॉन आर स्क्वायर। इस तरीके से ये जो है मैग्नेटिक फील्ड टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ जाएगा पॉइंट पी पर। तो ये होगी बायो-सैवार्ट लॉ की बात। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप। हमारे पास एक सर्कुलर लूप है, उस सर्कुलर लूप के कारण हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वो भी उसकी एक्सिस पे। तो ये टॉपिक जो है, ये वाला जो डेरिवेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, अच्छे से समझना भी है और नोट डाउन कर लेना है। देखो क्या है, कंसीडर अ सर्कुलर लूप कैरिंग अ स्टेडी करंट आई। हमारे पास एक सर्कुलर लूप दे रखा है, देखो यहाँ पे, जो क्या कर रहा है, आई करंट को क्या कर रहा है, उसमें फ्लो हो रही है। अब किस डायरेक्शन में हो रही है वो भी आपको दिख रहा है। द लूप इज प्लेस्ड इन वाईजेड प्लेन। देखो जो लूप है इसको वाईजेड प्लेन में रखा हुआ है। अब देखो हमारे पास तीन चार टाइप के प्लेन होते हैं ना, कौन कौन से प्लेन होंगे, एक तो एक्स वाई प्लेन होता है, एक वाईजेड प्लेन हो गया, फिर जेड एक्स प्लेन भी हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से प्लेन होते हैं, तो इसको हमने क्या करा, वाईजेड प्लेन में रखा हुआ है। हमारे पास जो लूप है ये वाईजेड प्लेन में रखा हुआ है। ऐसा समझ लो हम एक रूम के अंदर बैठे हैं, तो दीवार पे ये जो है सर्कल बना हुआ है, ये दीवार पे रखी हुई है, ये हमारे पास वायर जो है, सर्कुलर वायर जो है, सर्कुलर रिंग जो है, ये हमारे पास वॉल पे लगा रखी है। तो सर्कुलर रिंग वॉल पे रखी हुई है, यानी कि वाईजेड प्लेन में रखी हुई है। और हमें जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो कहां पे निकालना है, हमें उसकी एक्सिस पे निकालना है, यानी कि एक्स डायरेक्शन में निकालना है। अब देख लो एक्स डायरेक्शन में हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यानी कि ठीक उसके परपेंडिकुलर, वाईजेड प्लेन के ठीक परपेंडिकुलर हमें मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैलकुलेट करना है। हम देखो सीधी सी बात होगी, द लूप इज प्लेस्ड इन वाईजेड प्लेन विद सेंटर एट ओ। जो लूप है उसका सेंटर ओ पे है, एंड हैज अ रेडियस आर। जो हमारे पास सर्कुलर लूप है इसका रेडियस कैपिटल आर है। वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस, यानी कि एक्स डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सेंटर। देखो हमने जो है उसकी एक्सिस पे, यानी कि ठीक उसके आगे, ठीक उसके स्ट्रेट लाइन के आगे, यानी कि सेंटर जो होगा उस सर्कुलर लूप का ठीक उसके आगे, यानी कि ठीक स्ट्रेट लाइन पे एक्स डिस्टेंस अवे हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, कंसीडर कंडक्टिंग एलिमेंट डीएल ऑफ द लूप। हमने क्या करना है, देखो यहाँ पर जो लूप है, लूप जो है देखो इसका सेंटर वो है, इसमें जो है आई करंट इस तरीके से बह रही है वाईजेड प्लेन में जो हमारे पास लूप रखा हुआ है। और हमें क्या करना है, एक्स वाली डायरेक्शन में सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर पे, यानी कि एक्सिस पे, समझ लो इसकी एक्सिस पे। देखो ये सेंटर है, सेंटर से ठीक हमने स्ट्रेट लाइन खींची तो उसकी एक्सिस बन जाएगी। तो ठीक उसकी एक्सिस के एक पॉइंट पे जो सेंटर से एक्स डिस्टेंस अवे है, जिसको हमने पी नाम दिया, वहां पे हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो स्टार्ट करते हैं, कंसीडर कंडक्टिंग एलिमेंट डीएल ऑफ द लूप। देखो हमने क्या करना है, यहाँ पे एलिमेंट लेने हैं, लेंथ एलिमेंट, लेंथ एलिमेंट यहाँ पे डीएल ले लेंगे। देखो यहाँ पे भी ले लेंगे और यहाँ पे भी, दोनों के दोनों एलिमेंट डीएल लेंथ के लेंगे बराबर। दोनों में से एक ही जगह लेके भी हो सकता है, लेकिन दोनों जगह एलिमेंट लेने, देखो डेरिवेशन को समझने के लिए। अकॉर्डिंग टू बायो-सैवार्ट लॉ द मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू डीएल। अगर आप यहाँ पे पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालें इस डीएल के कारण, तो बायो-सैवार्ट लॉ के अकॉर्डिंग देखो सीधी सीधी सी बात है, क्या फॉर्मूला बन के आ जाएगा, डीबी बराबर, अभी हम तो पढ़ चुके हैं देखो इस चीज को, है ना, क्या पढ़ चुके हैं हम, देखो क्या निकलेगा, डीबी बराबर क्या निकलेगा भाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल और साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसी तरीके से बनेगा। तो देखो जैसे यहाँ पे आई डेल एल डेल्टा एल क्रॉस आर हमने इस तरीके से भी लिखा था, उसको तो वही लिख दिया, डीबी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल क्रॉस आर, या फिर डीएल साइन थीटा आर अपॉन आर क्यूब, इस तरीके से भी आ सकता है। देखो आर से आर कट जाता है तो आर स्क्वायर, इस तरीके से इसका मेन फॉर्मूला, यानी कि लास्ट में वही चीज निकल के आएगी। अब देखो सिंस डीएल इज इन वाईजेड प्लेन, हम जानते हैं जो डीएल है लेंथ एलिमेंट है वो तो वाईजेड प्लेन में है, क्योंकि हमारे पास जो सर्कुलर रिंग है वो वाईजेड प्लेन में रखी हुई है, सर्कुलर लूप। एंड डिस्टेंस आर फ्रॉम डीएल टू द एक्सियल पॉइंट पी इज इन द एक्स वाई प्लेन। और इस चीज का ध्यान रखना है, जो हमें मैग्नेटिक फील्ड बी कैलकुलेट करना है, पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है वो एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है। इसका मतलब साफ साफ है, डीएल इज परपेंडिकुलर टू एक्स, यानी कि आर, यानी कि डिस्टेंस के, जो वहां से वहां तक के डिस्टेंस हमारे पास देखिए, डीएल क्या भाई, आर के ठीक परपेंडिकुलर है, क्योंकि डीएल जो है वाईजेड प्लेन में है, और जो आर की बात कर रहे हैं वो किस प्लेन में भाई, वो आपका एक्स प्लेन में, यानी कि एक्स वाई प्लेन में। अभी जो आर है वो आर बराबर क्या है भाई, देखो आर जो है, आर जो इसने बोला हुआ है एक्चुअली में वो है इस एक्स की बात कर रहा है, यानी कि ओ से लेके पी तक की यहाँ पे वो बात कर रहा है। तो आर स्क्वायर ले लिया उसने टोटल, है ना, तो जो ये आर ना होके इसको हम क्या लिख देंगे, एक्स लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक होगी बात। अब उसने क्या लिखा है, देखो डीएल क्रॉस आर बराबर डीएल आर आ जाएगा, क्योंकि डीएल और आर जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो हम डीएल आर साइन थीटा लिखेंगे पहले, तो इसे ए क्रॉस बी का फॉर्मूला लिखेंगे एक बी साइन थीटा, यानी कि डीएल आर साइन थीटा, और साइन 90 हो जाएगा वो हट जाएगा, तो डीएल इंटू आर बच जाएगा, यानी कि हम डीएल इंटू आर रखेंगे और यहाँ पे डीएल इंटू आर आएगा। देखो डीएल क्रॉस आर की जगह डीएल आर आएगा,
और एक आर से एक आर कैंसिल होगा, तो वो जो है आइडियल अपॉन आर स्क्वायर बच जाएगा। और आर जो है वो एक्चुअली में है क्या, देखो ये एक्स स्क्वायर। अब आर क्या है, देखो आर यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है, क्योंकि सीधी सी बात है, देखो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, क्योंकि इस डीएल के कारण इस पॉइंट पी पे हम निकाल लें मैग्नेटिक फील्ड, तो आर जो है डीएल से लेके इस पी तक की डिस्टेंस, या फिर आर को डीएल से लेके इस पी तक की डिस्टेंस, यहां भी आर है इस तरीके से। तो आर का मीनिंग समझ गए ना, आर कहां से आया, तो आर था ये, तो आर का कॉन्सेप्ट ये था, इसलिए जो उसने बोला है जो आर जो है वो डीएल के ठीक परपेंडिकुलर है। देखो कैसे निकल के आया आर डीएल के परपेंडिकुलर, लेंथ एलिमेंट तो ऐसे हो गया यहाँ पे, और जो ये जो इसका आर है इस पर टेंजेंट है, तो उसको सीधी सी बात है परपेंडिकुलर है, या फिर ऐसे समझ लो डीएल जो है वाईजेड प्लेन में है, और जो है हमारे पास जो जिस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है वो एक्स वाई प्लेन में, इसलिए दोनों के दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो ए क्रॉस बी की जगह ए बी साइन थीटा आएगा, थीटा की जगह 90 आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, तो डीएल आर हो जाएगा। तो डीएल आर जैसे आप यहाँ पे डीएल क्रॉस आर की जगह डीएल आर रखेंगे, तो एक आर से एक आर कैंसिल होगा, तो बच जाएगा आर स्क्वायर। और एक्चुअली में जो आर है वो आर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो आप ये 90 डिग्री हो गया, यहां से यहां तक आर हो गया, ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इसका बेस है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इस आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। यानी कि इस आर स्क्वायर की जगह यहाँ पे जो आर स्क्वायर बचा है, इस आर स्क्वायर की जगह आप क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रख देंगे पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। हमने क्या करा, उस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर दिया। तो ये तो बात आ गई मैग्नेटिक फील्ड की इस डीएल के कारण इस पॉइंट पी पे। ऐसे इस डीएल के कारण इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा, सीधी सी बात है, जैसे इसके कारण निकलेगा इस पे, वैसे इसके कारण भी निकलेगा। अब देखो डीबी की डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरह को होगी। अगर आप इसके कारण इस डीएल के कारण इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं, तो इस तरफ को निकल के आएगी, देखो ये डीबी की डायरेक्शन होगी, डीबी है ना, मैंने क्या बोला, अगर आप इस डीएल के कारण इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो इस डायरेक्शन में आएगा। अगर आप इस पी पर इस डीएल के कारण इस वाले डीएल के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। इसी तरीके से ये जो डीबी डीबी है आएंगे तो दोनों सेम मैग्नीट्यूड के, क्योंकि डीएल लेंथ सेम है। जब लेंथ सेम है, लेंथ एलिमेंट का जो है हमारे पास लेंथ सेम है, और जो है डीएल से लेके इस पॉइंट पी की जो डिस्टेंस है वो आर, वो भी सेम है, यहां भी आ रहा है, ये भी यहां भी आ रहा है, तो इसके कारण जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा डीबी, वो भी उतना ही आएगा जो इस लेंथ एलिमेंट के कारण इस पे आएगा। लेकिन शर्त इतना है कि एक डीबी इस डायरेक्शन में होगा और एक डीबी जो है इस डायरेक्शन में होगा। अब इन दोनों के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट कर देंगे आप, तो इस डीबी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में डीबीएक्स, और इस डायरेक्शन में जो होगा वो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, जिसको डीबी यहाँ पे परपेंडिकुलर करके दिखा रखा है। इसी तरीके से इस वाली डीबी का जैसे आप क्या करेंगे, कंपोनेंट कर देंगे, तो एक डीबीएक्स इसी डायरेक्शन में निकल आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है उसके लिए वो, और जो दूसरा कंपोनेंट है वो इस तरफ को वर्टिकल कंपोनेंट निकल के आ जाएगा। ठीक होगी बात। तो यहाँ पे हम ये सब निकाल चुके हैं। देखो याद रखना है, जो हमारे पास ये वाला जो एंगल है ये थीटा है, इस एंगल की यहाँ पे जो है बात करिए, डीएल और आर के बीच का जो एंगल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, थीटा बोलते हैं। ये थीटा है, ये भी यहाँ पे थीटा है, और ये वाला एंगल भी थीटा है। जो मैं बोल रहा हूँ इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये भी थीटा हो गया यहाँ पे, है ना। डीएल और आर के बीच का जो एंगल है वो थीटा है, ध्यान रखना है। डीएल और आर के बीच का कौन कौन सा एंगल है, देखो ये हो गया डीएल और ये हो गया आर, है ना। तो इस ये वाला भी थीटा हुआ, देखो ये भी थीटा है, जो मैं एंगल में बोल रहा हूँ ये सब थीटा है, इनको थीटा बना देना। तो इतना हो गई बात हमारे पास। इस डीएल के कारण इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला डीबी, उसके दो कंपोनेंट करे डीबीएक्स, डीबी परपेंडिकुलर। इसी तरीके से इस डीएल के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला डीबी, इसके भी दो कंपोनेंट करे, एक ये डीबीएक्स एक डीबी परपेंडिकुलर। द परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैंसिल ईच अदर। अब देखो एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो ऊपर डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में, दूसरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट नीचे के डायरेक्शन में, दोनों कैंसिल हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। केवल क्या बचते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही क्या करेगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का फाइनल मैग्नीट्यूड दे देगा। तो इस डीबीएक्स को तो पहले एक बार लिखो, तो डीबीएक्स बराबर क्या निकल के आ जाएगा, डीबी कॉस थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता ही ऐसा है, कॉस थीटा से रिलेटेड होता है। कॉस थीटा को आप कैलकुलेट करेंगे, कॉस थीटा बराबर जो होता है वो कितना होगा भाई, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस जो है यहाँ से यहाँ तक एक्स है, हाइपोटेन्यूज आर है। आर का मतलब क्या, हमने आर बराबर क्या बोला मैंने, कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर निकल के आएगा अपने आप, क्योंकि वो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे आप। तो ये बी की जगह आपने कैपिटल आर रख दिया, बेस रख दिया उसका ना। बेस जो है यहाँ पे देखो ये वाला है, थीटा के साथ बेस होता है, ध्यान रखना। देखो थीटा जो है जिस तरफ होता है उस तरफ बेस होता है, तो ये थीटा है तो ये वाला बेस हो जाएगा, यानी कि ये आर बेस है, ठीक है ना। थीटा के ठीक सामने वाला बेस होता है और थीटा के ठीक अपोजिट डायरेक्शन वाला परपेंडिकुलर होता है। तो ये वाला बेस है, यानी कि आर बेस है यहाँ पे। तो आर बेस की जगह देखो कॉस थीटा की जगह यहाँ पे जो कॉस थीटा वाला बेस अपन हाइपोटेन्यूज था, बेस की जगह आर आ गया। मैंने बोला थीटा के साथ वाला बेस होता है, इसलिए आर जो यहाँ पे बेस की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे बेस की जगह आपने आर रख दिया, और हाइपोटेन्यूज जो है मैं पहले बोल चुका हूँ, ये निकल के आ गई, ये हाइपोटेन्यूज है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2 भी आप इसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करा, देखो इस कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, और डीवी की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे। देखो डीवी की वैल्यू यहाँ से उठाई, यहाँ पे रखी, कॉस थीटा की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करी यहाँ से उठा के फिर यहाँ पे रखी, दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करी, तो हमारे पास रख के निकल के क्या आएगी वैल्यू, म्यू नॉट अपन 4 पाई तो है ही।
IDL अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पहले से प्रेजेंट है, इस डीबी की जगह कॉस थीटा की जगह आप ये रख देंगे, तो 1/2 जो है यहाँ पे है पावर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2 ये है, और यहाँ पे इसकी पावर 1 है ना। देखो हमारे पास दो पावर निकल के आ गई, एक तो आ गई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर यहाँ पे 1 है, और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, क्योंकि डीबी को कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1 और यहाँ पे 1/2, दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, क्योंकि बेस सेम है, 1 + 1/2 3/2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, डी बी एक्स बराबर जो है म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 आर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 आ जाएगा। यानी कि हम एक सर्कुलर रिंग के कारण, सर्कुलर लूप के कारण उसकी एक्सिस पे सेंटर से एक्स डिस्टेंस अवे मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर चुके हैं। द मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू होल सर्कुलर लूप, अगर आप टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं उस पी पे टोटल सर्कुलर लूप के कारण, तो आप क्या करेंगे, इसको सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे, तो या फिर समेशन लगा दो इसके आगे। किसके आगे लगाना समेशन, देखो म्यू नॉट तो अपने आप में कंप्लीट टर्म है, आई जो है करंट वो चेंज होगी नहीं, वो भी कंप्लीट टर्म है, 4 कंप्लीट टर्म है, आर जो है रेडियस चेंज होगी नहीं, एक्स जो है वो हमने फिक्स डिस्टेंस ले रखी है, तो कुछ चीजें चेंज होने वाली नहीं है, केवल जो यहाँ पे जिसके आगे डी लगा हुआ है जो चेंजेबल है क्या है, वो लेंथ एलिमेंट को हम कभी बड़ा कर सकते हैं कभी छोटा कर सकते हैं, तो लेंथ एलिमेंट के आगे समेशन लग जाएगा या फिर इंटीग्रेशन लग जाएगा। तो लेंथ के आगे जो हमने इंटीग्रेशन लगा दिया, टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी निकाल दिया। और जैसे आप यहाँ पे लेंथ के आगे क्या करेंगे, समेशन लगाएंगे, तो ये क्या निकल के आ रहा है भाई, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होती है, 2πr होती है, क्योंकि जब आप सारे लेंथ एलिमेंट को जोड़ेंगे सर्कल के तो सर्कमफ्रेंस निकल जाएगी सर्कल की, तो सर्कमफ्रेंस बराबर 2πr रख देंगे, और ये जो है आर, यहाँ भी आर हो गया, तो इस तरीके से जो है फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इस तरीके से ये फॉर्मूला आपके पास बन के आ जाएगा। बी बराबर क्या बन के आ जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि 2π से 2π कट जाएगा, वो आर कैपिटल आर ऊपर कैपिटल आर से मल्टीप्लाई हो गया, आर स्क्वायर बन जाएगा, और आई कैप क्या भाई, आई कैप ये बता रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्स डायरेक्शन में डायरेक्टेड है एट द सेंटर ऑफ द लूप। अगर आप इस लूप के, यानी कि जो सर्कुलर लूप है इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो सीधी सी बात है, आप एक्स को 0 कर देंगे, क्योंकि एक्स जो है वो सेंटर से देर की डिस्टेंस, एक्स को आप 0 कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है सेंटर पे सर्कुलर लूप के निकल के आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ध्यान रखना है इसको। कोई भी हमारे पास एक सर्कुलर लूप है या फिर सर्कुलर कॉयल है हमारे पास, उसके ठीक मिड में, ठीक सेंटर पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालें, वो भी मैग्नेटिक फील्ड कब कैलकुलेट कर सकते हैं, जब उस सर्कल में, उस सर्कुलर लूप में कुछ करंट फ्लो हो रही हो, क्योंकि करंट फ्लो होगी तभी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तभी आप उसे कैलकुलेट करेंगे। तो एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप एक्स इज 0, सीधी सी बात है, एक्स 0 हो जाएगा, तो एक्स 0 हो जाएगा तो आर स्क्वायर बचेगा, और इस स्क्वायर से ये 2 कैंसिल, 3 बच जाएगा, और ये आर स्क्वायर से जो है आर की पावर 3 नीचे वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इस तरीके का फॉर्मूला बन के आएगा। यानी कि हमारे पास कोई सर्कुलर लूप है, उसके सेंटर में ठीक जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो निकल के आता है, म्यू नॉट अपॉन, इसको अगर आप इस तरीके से कर देंगे 4π 2π NI अपॉन आर और आई कैप, इस तरीके से। मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं करा, देखो सिंपल सी बात है, हमने क्या करा, 2π से ऊपर मल्टीप्लाई करा और नीचे मल्टीप्लाई कर देते, फॉर्मूला हमने कुछ इस तरीके का बना दिया। एन जो है यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉयल सर्कुलर लूप। अभी तो यहाँ पे जो हमारे पास सर्कुलर लूप है वो एक ही टर्न की है, यानी कि एक ही वायर है उस पर। अगर बहुत सारी वायर आ जाए, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स, बहुत सारे टर्न्स लगा दें उस वायर के, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इस तरीके से निकल के आ जाएगा, और यहाँ पे भी आप एन लिख देंगे अगर बहुत सारे क्या हो, फेरे हों उस वायर के। तो ये तो बात होगी हमारे पास सर्कुलर लूप के कारण उसकी एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है, सर्कुलर लूप हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, एक सर्कुलर लूप था जो वाईजेड प्लेन में रखा हुआ था, जिसका सेंटर ओ पे था, उसकी सेंटर से उसकी एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस अवे मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से निकल के आ गया, और उसके सेंटर पे अगर हम सर्कुलर लूप के ठीक सेंटर की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से या फिर इस तरीके से उसका वैल्यू निकल के आ जाता है। तो ये तो बात होगी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की। तो इसमें हमने क्या सीख लिया कि बायो-सावर्ट का लॉ क्या है, और बायो-सावर्ट के लॉ का एक एप्लीकेशन भी हमने यहाँ पे छोटा सा सीख लिया, जिसको हमने सर्कुलर लूप में अप्लाई करा। अब यह राइट हैंड थंब रूल, इस राइट हैंड थंब रूल को भी देख लो, ये क्या बता रहा है, कर्ल द पाम ऑफ योर राइट हैंड, अपना राइट हैंड लो, है ना, उसका हमारे पास जो पाम है मतलब उसको कर्ल कर लो, यानी कि मुट्ठी सी बना लो, और क्या बोला, अराउंड द सर्कुलर वायर। हमारे पास एक सर्कुलर वायर है, ये कोई सी भी वायर है, मान लो हमारे पास ये वायर है, देखो ये हमारे पास वायर है, इसमें करंट बह रही ऊपर की तरफ, है ना। उसने क्या बोला, कर्ल द पाम ऑफ योर राइट हैंड अराउंड द सर्कुलर वायर विद द फिंगर्स पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। मान लो जो हमारे पास फिंगर है वो क्या कर रही है, करंट की डायरेक्शन में क्या कर रही है, शो कर रही है, या फिर सर्कुलर लूप बनाते हैं। देखो यहाँ पे सर्कुलर लूप लेते हैं, हमारे पास मान लो ये सर्कुलर लूप है, इसमें करंट बह रही है, इस डायरेक्शन में करंट बह रही है, तो हमें इस वायर को पकड़ना है अपने राइट हैंड से। तो हम क्या करेंगे, इस वायर को राइट हैंड से पकड़ेंगे इस तरीके से ना, इस तरह, ये राइट हैंड हमारे इस तरीके से पकड़ेंगे, तो जिस डायरेक्शन में हमारी फिंगर जो कर्ल हो रही है, देखो कर्ल जिस डायरेक्शन में हो रही है, अगर उस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है मान लो, तो क्या होगा, द राइट हैंड थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान रखना है, हमारे पास एक हमने क्या करना है, एक सर्कुलर लूप लेना है, उसको पकड़ना है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन में हमारी फिंगर होनी चाहिए।
तो जो हमारा थंब होगा राइट हैंड का वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को ठीक फ्लो कर देगा। आप इसको जैसे ही अप्लाई करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों है। तो ये बात होगी हमारे पास राइट हैंड थंब रूल की। इसका स्टेटमेंट याद रखना है और इसका यूज कैसे होगा वो भी आपको ध्यान रखना है। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे इसका यूज भी कर लेंगे कि कैसे इसका यूज होना है। तो ये बात होगी राइट हैंड थंब रूल की। और हमने इसमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जान लिया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है जिसका मैग्नीट्यूड हमने निकाल दिया। जिस बी को हम कैलकुलेट करते हुए अभी तक आए हैं वो बी मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन है, ध्यान रखना। उसको इंडक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। इट इज नॉट द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो थैंक यू।